नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूँ नीलम पांडे और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम जहां राजनीति से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाते हैं। पहला सवाल हमारा पंजाब के बारे में है जो राकेश अरोड़ा पूछ रहे हैं। वो कहते हैं पिछले 4 वर्षों में आप सरकार का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, अर्थव्यवस्था कमजोर है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अभी-अभी देखा कि सरकार जल्द ही पूरी आबादी को 10 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी देने जा रही है। इसके अलावा वो कहते हैं कि पूरी एक लंबी लिस्ट है जो प्रोमिसेस थे पूरे नहीं हुए हैं। कैसे आप उनके इस पूरे टेन्योर को आंकते हैं? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ है। मतलब आप गवर्नमेंट वहाँ पे डिज़ास्टर रही है, सारे फ्रंट पे। मतलब कोई एक भी आप पॉज़िटिव मुझे उनके गवर्नेंस का अभी तक बताएँ। एक जैसे ऑटो पायलट पे है, सब अपनी-अपनी तरह से काम कर रहे हैं। एक कोई एक विज़न जो सरकार का होता है, वो नहीं पता चलता। शायद इसलिए भी है कि अब दिल्ली वाले भी कंट्रोल करने के वहाँ दिल्ली जाके बैठे हुए हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवंत मान कितना पावरफुल है, पता नहीं। भगवंत मान कितने खुश हैं दिल्ली के कंट्रोल से, वो पता नहीं। जहाँ तक ये अब स्कीम की बात कर रहे हैं कि अब ये नई स्कीम लेके आए हैं, उसका कोई इम्पैक्ट ऐसा होगा नहीं बिकॉज़ आपको याद हो जो विमेन के लिए जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का इन्होंने अलाउ किया ये मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था। अब मुश्किल से साल भर बचे हैं इलेक्शन के, अब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब सरकार कह रही है कि शायद अगले बजट से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो लास्ट ईयर में इम्प्लीमेंट करके आप बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते। मतलब इन ए नटशेल ये गवर्नमेंट डिज़ास्टर रही है पंजाब के लिए। हमारे एक और व्यूअर हैं जो होवर्ड ऑर्क नाम से सवाल पूछ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं बीएमसी चुनाव के नतीजे और पिछले साल के विधानसभा चुनाव, इन दोनों को मिलाकर देखें तो उद्धव ठाकरे यूबीटी के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या वह अब राज्य या राष्ट्रीय राजनीति के बजाय बीएमसी में प्रासंगिक बन रहने की रणनीति अपना रहे हैं? सो देखिए बीएमसी इलेक्शन में ठीक है मतलब अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मतलब थोड़ा-सा वो सैल्वेज हो गए हैं, अदरवाइज़ असेंबली में जिस तरह से उनके लिए डिज़ास्टर रहा, उसके बाद अभी अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का इलेक्शन देखें, म्युनिसिपैलिटीज़ का इलेक्शन देखें पूरे महाराष्ट्र में, शिवसेना के लिए बहुत बड़ा धक्का लगा है वो। मतलब आप अ, कल्याण डोंबिवली में देखें, थाने में देखें, उधर और बाहर देखें जाके, तो ये जो एकनाथ शिंदे की जो जिनके पास जो ओरिजिनल सेना जो है अभी, उनका दबदबा पूरा हो गया है, तो पूरे महाराष्ट्र में मुंबई के बाहर एकनाथ शिंदे का एक मतलब उनको उनको एक्सेप्टेंस वो मिला है जो कि बाल ठाकरे की लेगेसी के। मुंबई के बाहर में है। बीएमसी इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के लिए एक सॉलेस होगा कि वो बच गए। मतलब उनका परफॉर्मेंस खराब नहीं रहा है मतलब गिवन द सिचुएशन जितनी बुरी हालत में उद्धव सेना है, मतलब उनकी उनकी जिस तरह की हालत थी उसमें उनका परफॉर्मेंस मुंबई में ठीक रहा है। मतलब उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो जाके जीतेंगे, लेकिन इतना भी मतलब वो अपना ग्राउंड होल्ड करेंगे ये भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मुंबई में। तो फिलहाल सर्वाइवल उनका हो गया है मुंबई में, बाकी जगह महाराष्ट्र में वो खत्म है और जिस तरह से स्लाइड उनका हो रहा है लगातार, अब आप अब वही देखिए कि अब ये दोनों ब्रदर ही आए। अब कल्याण डोंबिवली में आप देख रहे हैं कि उनमें अब राज ठाकरे की पार्टी जो है शिंदे के साथ चली गई है, शिंदे सेना के साथ चली गई है वहाँ पे। तो ऑलरेडी वो स्प्लिट आपको विजिबल है। ये लगातार अभी फिर भी बचा हुआ है, अभी तो हम 2026 की शुरुआत में ही हैं, इलेक्शन तो वहाँ पे होना है 2029 तक मतलब 29 में करीब अक्टूबर-नवंबर में। काफ़ी टाइम है, जितनी बुरी स्थिति में अभी उद्धव सेना है, पूरे महाराष्ट्र में जैसा मैंने कहा फिर से कि मुंबई में फिर भी बच गए हैं, बाहर में बुरी हालत है। लेकिन जिस तरह से उनका बेस का इरोज़न हो रहा है, वो एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ वो एक देख रहे हैं, कि अस्तित्व रहेगा कि नहीं मतलब इनका कितना अस्तित्व बचेगा अगले विधानसभा चुनाव तक या अगला लोकसभा चुनाव तक, वो देखना पड़ेगा। अभी तक की जो स्थिति है उसमें बहुत अच्छे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। जी। एक और प्रश्न जुड़ा है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लक्ष्य वर्मा जानना चाहते हैं, जब नगर निगम पार्षद के पास शहर के प्रशासन में लगभग कोई अधिकार नहीं होता और असली ताकत राज्य सरकार और उनके द्वारा नियुक्त प्रशासकों के पास होती है, तो फिर बीएमसी चुनावों के मायने इतने क्यों हैं? अगर यूबीटी सेना प्लस एमएनएस बीएमसी जीत भी जाती,
तो क्या वे भाजपा शासित राज्य सरकार से टकराव की स्थिति में कोई ठोस प्रगति कर पाते? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार पूरी तरह कंट्रोल करती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को काफ़ी ऑटोनॉमी होती है। जहाँ की बीएमसी की बात करें, बीएमसी का बजट करीब-करीब 75,000 करोड़ का है एनुअल बजट, जो कई आपके बहुत सारे छोटे-मोटे स्टेट से ज़्यादा का बजट है बीएमसी का। तो वहाँ काफ़ी काफ़ी पावर है बीएमसी के पास में। ये कहना गलत हुआ कि मतलब उनके पास पावर नहीं है और इसलिए क्यों इतनी मारामारी चल रही है उसके लिए। उसमें भी केवल देखें, अभी जो आप देखेंगे एकनाथ शिंदे का जो एक चल रहा है नेगोशिएशन बीजेपी के साथ, कि आप मेयर नहीं तो आप स्टैंडिंग कमिटी हमें दे दीजिए। ये सारे बहुत ही एक पावरफुल ये होता है। और ये केवल बीएमसी की बात नहीं है, आप अब नीलम ने काफ़ी समय तक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी इन्होंने पहले अपने शुरुआती दौर में कवर किया है। अब जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, काफ़ी पावर्स होता है। नीलम, आप अगर उनको बताना चाहें कि किस तरह से मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट का उस तरह वो नहीं होता, सपोर्ट ज़रूरी है लेकिन ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी अपॉइंटेड होते हैं। लेकिन ग्राउंड पे काम करने के लिए बहुत पावर होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे इसमें? मुझे ध्यान है हम लोगों ने एक बार एक आर्टिकल लिखा था, तो हमने कहा था बर्थ से लेके डेथ तक हर एक उसमें आपके साथ जो एक जुड़ा होगा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, रोड्स का अपकीप हो, हेल्थ केयर हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, आपके बिल्डिंग प्लान जो पास होते हैं उनकी जो अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, वो सब कुछ स्टैंडिंग कमिटी या जो हाउस होता है, मेयर का पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन जो होते हैं उसको एक तरह से कहा जाता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड इशू हो या फिर कुछ मेजर एमसीडी से जुड़ा अगर कोई निर्णय लेना होता है तो वो स्टैंडिंग कमिटी डिसाइड करती है। और दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, मतलब जब पहले स्प्लिट नहीं हुआ था और उसके बाद दोबारा यूनिफाइड की गई। और सबसे इम्पोर्टेंट है पार्किंग से लेके जो लोगों से जुड़ी चीजें हैं, रोड का अपकीप होता है, ड्रेनेज का काम होता है, बारिश के समय जो वाटर लॉगिंग होती है, सारे इश्यूज एमसीडी से ही जुड़े होते हैं। या बॉम्बे में जैसे आपको घर बनाना हो, उसके लिए भी आपको परमिशन वहाँ पे जाके लेना पड़ेगा। आप देखें कि अब जैसे मुंबई में हर एक मतलब काउंसलर बनने के लिए भी लोग करोड़ों खर्च करते हैं। आप समझ सकते हैं उनके पास कितना पावर होता होगा। जी। हमारे एक और व्यूअर हैं हैनिबल नाम से, उन्होंने प्रश्न पूछा है, वो जानना चाहते हैं विजय और उनकी पार्टी के साथ आखिर क्या चल रहा है। चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं और वह अभी भी पार्टियों को लटकाए हुए हैं, यह साफ नहीं कर रहे हैं कि किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। बीच में लग रहा था कि टीटीवी दिनकरन और ओपीएस शायद उधर जाएँ, क्योंकि इनको एआईएडीएमके के साथ जाना नहीं था। लेकिन फिर आपने देखा कि टीटीवी दिनकरन चले गए हैं, एनडीए का पार्ट हो गए हैं जाके। ओपीएस भी काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। देखा वैतिलिंगम उनके बहुत मतलब एक बहुत क्लोज़ उनके बहुत पावरफुल मतलब उनके कॉलीग थे, वो भी डीएमके चले गए हैं। तो ओपीएस कमज़ोर होते चले गए हैं। वो भी शायद मतलब जो कोशिश चल रही है बीजेपी की उनको भी ले आया जाए, लेकिन वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ज़्यादा ऑप्शन कितना है? अब फिर आप देखेंगे जैसे रामदास हो गए, जैसे सीनियर रामदास। अब अमूमन ये रामदास तो चले गए एनडीए के साथ, अब सीनियर बचे हैं। अब वो डीएमके के साथ जाएँगे या फिर कुछ और ऑप्शन है। तो विजय के पास कहने को मतलब जहाँ तक उस बड़े अलायंस की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन बचा हुआ नहीं है विजय के पास। लेकिन वो अपने स्टार पावर पे विश्वास कर रहे हैं कि शायद उससे वो पुल ऑफ कर लेंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं, मतलब अभी कुछ ही सप्ताह बचे हैं इलेक्शन में। वो बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि मतलब वो विजय किस तरफ जा रहा है। हमारे एक व्यूअर है स्ट्रॉबेरी पराठा, जो पूरा जो एक कंट्रोवर्सी हुई शंकराचार्य के बारे में उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़ा उनका प्रश्न है। वो कहते हैं कि जो शंकराचार्य के सर्वोच्च पद का पूरा सम्मान करते हुए भी ऐसा लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुर्खियां बटोरने वाले एक राजनीतिक अभिनेता बनकर रह गए हैं। और इसके बाद वो बारे में वो बोलते हैं कि 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की कोशिश की, राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की बात कही, और ऐसे वो काफी चीजें वो कह रहे हैं कि उन्होंने की हैं। आप इस पूरे जो एपिसोड हुआ है अभी शंकराचार्य को लेके, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनके बारे में अगर आप थोड़ा पीछे इनका बैकग्राउंड देखेंगे, तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं वो। वो एबीवीपी में हुआ करते थे जब कॉलेज पढ़ते थे, तो एक इलेक्शन भी उन्होंने आई थिंक 90s में उन्होंने एबीवीपी का इलेक्शन भी एबीवीपी कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन भी जीता है।
तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से बहुत ही मतलब उनको कहीं भी उसमें रहे ही नहीं। उनका देखिए जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका हमेशा टकराव ही होता रहता है। मुझे याद है मेरे ख्याल से अखिलेश यादव जब सीएम हुआ करते थे, उसमें भी इन पे कुछ लाठीचार्ज हुआ था किसी मुद्दे को लेके। जी। उसके बाद अब देखें आपके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से 2014 में इन्होंने बैक किया था नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेचर। फिर उसके बाद अब अचानक अब देख रहे हैं कि जब वो रामलला का जो है सो कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी होना था, उसमें इन्होंने अपोज कर दिया। फिर आपने देखा कि फ्लैग होस्टिंग जो हो रही थी, ध्वजारोहण होना था, उसको इन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि ये नहीं, गलत है। तो उधर अटैक कर रहे हैं, आप इधर योगी आदित्यनाथ को अटैक कर रहे हैं। मतलब फिर बीच में एक बार राहुल को सपोर्ट करने के लिए आ गए किसी चीज को लेके। अब राहुल ने का जो अपोजिशन ने, जैसे रूलिंग पार्टी ने कहा कि राहुल ने हिंदू को वायलेंट कहा है, तब ये निकल के आया कि नहीं नहीं, हमने पूरी उनकी स्पीच सुनी है हाउस में, ऐसा कुछ नहीं कहा कि ऐसा कुछ राहुल ने नहीं कहा, राहुल को डिफेंड किया। उसके बाद आपने उनको राहुल को ले जाके एक्सकम्युनिकेट कर दिया हिंदुइज्म से। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो इनके साथ रही है सारे पॉलिटिकल पार्टीज में, अभी आप देखें, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टीज के अब देखिए इंटरनल चीजें बाहर आ रही है। अब योगी आदित्यनाथ, अब ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ ही अब कोई आग निकल के खड़ा हो गया हो, या आपके स्टैम्पीड जो हुआ कुंभ मेला में, उस पे बहुत ये मतलब काफी क्रिटिकल थे योगी आदित्यनाथ के। तो जो अटैक करा योगी आदित्यनाथ ने, उसको काल नेमी बोल दिया। मतलब नाम लेके नहीं कहा, लेकिन घुमा फिरा के काल नेमी की जो बढ़ते हैं, मतलब सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, इस तरह का मतलब हिंट किया था उन्होंने। इन्होंने डायरेक्टली उस पर अटैक कर दिया। लेकिन फिर अब योगी के डिप्टी को देखेंगे, वो आके इनको भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। तो एक जो फॉल्ट लाइन बीजेपी में है, इस चक्कर में वो फॉल्ट लाइन निकल के बाहर आ रहा है इनको लेके। जबकि ये सही है कि शंकराचार्य लगातार कम से कम पिछले 2-3 सालों से तो काफी क्रिटिकल रहे हैं बीजेपी लीडर्स के बारे में ये। जैसा हमने कहा, कांग्रेस में भी क्लैरिटी नहीं, ये भी नहीं है कि इनको आप कह सकते हैं कि प्रो कांग्रेस है, बिकॉज़ ये ओरिजिनली एबीवीपी में थे। और उसके बाद से ही मतलब एंटी कांग्रेस स्टैंड लेते ही रहे, एक आध दो इंस्टेंसेस को छोड़ के देखे। तो इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और शंकराचार्य को हो क्या गया है जी, इनको जो टाइटल का था, जब आपने देखा 2022-23 में सुप्रीम कोर्ट ने जब मना, उन्होंने स्टे लगा दिया, क्योंकि एक एफिडेविट फाइल हुआ जिसमें पुरी के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने स्टैंड लिया था कि इनका कोरोनेशन कह लीजिए, कॉन्सेक्रेशन कह लीजिए शंकराचार्य, वो जो है सो एंडोर्स सबने नहीं किया। तो उसके बाद तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपना इसको जो है बताया कि ऐसे-ऐसे पुरी और के शंकराचार्य ने ऑब्जेक्ट किया है, तो वो पूरे उस पे स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद से भी थोड़ा-सा ये देख रहे हैं इनका कि ये इश्यू लगातार पकड़ता ही जा रहा है। अब जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या कहा था कि आप शंकराचार्य आप यूज़ नहीं कर सकते टाइटल, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है आपको। हालाँकि मैं सरप्राइज़्ड हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब प्रोवोक कर रहे हैं, इनका आप हिस्ट्री जानते हैं, फिर भी आप प्रोवोक कर रहे हैं ये सब करके। तो काफ़ी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कि अलग-अलग एक्टर्स क्यों कर रहे हैं। तो अगर मुझसे पूरा क्लियरली अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फ्रैंकली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है वो। ये है कि आप थोड़ा प्रोवोक करेंगे तो फिर वो ऐसे हैं कि इरेप्रेसिबल है, वो प्रोवोक करने के बाद वो रुकते नहीं है फिर वो। तो काफ़ी आउटस्पोकन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो राजनीति खेल रहे हैं, मतलब एक राजनीति इस तरह की एक राजनीति की तरह क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कंट्रोवर्सी में, हेडलाइंस में लगातार रहते आए हैं वो, और उनको ये किस तरह से हेल्प कर रहा है, मुझे पता नहीं, उनको बेटर पता होगा। जी, नितिन पटेल जानना चाहते हैं, आप ब्रांड फडणवीस को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? वो कहते हैं वे विकास और बुनियादी ढांचे के लिए जाने जाते हैं और अब हिंदुत्व की राजनीति को भी एक साथ जोड़ रहे हैं। क्या आपको उनकी शैली में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी से समानता दिखती है? देखिए, अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने शुरू किया था आपके पोस्ट गोधरा राइट्स के बाद। एक वो निकल के आए थे, हिंदू हृदय सम्राट पहले थे वो। हिंदुत्व वाली राजनीति, मतलब हिंदुत्व का एक चेहरा वो पहले थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक पूरा एक अपना इमेज चेंज किया विकास पुरुष की तरह से। तो इसका ठीक उल्टा देवेंद्र फडणवीस के साथ है। देवेंद्र फडणवीस हमेशा ही संघ से हमेशा से जुड़े रहे हैं, लेकिन उनका वो कभी हार्ड लाइनर उस तरह का कभी थे नहीं वो। संघ के हमेशा से रहे हैं स्वयंसेवक, लेकिन फिर वो जब आए पहली बार सीएम बने तो एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन की तरह उसी समय से निकल के आना शुरू हुआ। तब से वो जाने जाते हैं, मतलब विकास पुरुष वो फर्स्ट टर्म से ही जाने जाते हैं।
सो देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने पहले टर्म में जिससे आपने देखा कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन के रूप में उभरे थे, पूरा फोकस उनका विकास पे था। अभी इस बार देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ पोलराइजिंग बातें कर रहे हो कभी-कभी, तो उससे एक इमेज जा रहा है, प्लस एक डेलिब्रेट भी उसमें देख रहे हैं अटेम्प्ट कि एक दूसरा जो है, हमेशा से संघ से एसोसिएटेड रहा है वो। तो उनका हिंदुत्व से कमिटमेंट के बारे में कभी किसी को शक नहीं है, लेकिन उस तरह से उनको देखा नहीं जाता है, उनको हमेशा एक डेवलपमेंट मैन के इंफ्रा मैन के रूप में देखा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि वो भी पैकेजिंग जो है उनका एक थोड़ा सा इमेज मेकओवर की कोशिश है। जिसमें भी देखिए उसमें भी इकोनॉमी आती है। अब नासिक की बात कर लें, अभी देखिए नासिक में कुंभ कुंभ मेले को लेके काफ़ी तैयारियाँ चल रही है। 2015-16 में जो कुंभ मेला हुआ था, जिसमें हमारे कॉलीग पूर्वा चिटनिस का एक्चुअली उस पे एक स्टोरी पढ़ेंगे। जब 15-16 में तो उस समय देवेंद्र फडणवीस सीएम थे। जब कुंभ मेला उस समय हुआ था नासिक में, तो सरकार ने करीब 2500 करोड़ उस पे जो है सो एलोकेट किए थे उसके लिए। इस बार जब हो रहा है कुंभ मेला, जो कि करीब पौने 2 साल तक चलेगा, इसी साल शुरू होना है नासिक में। उसपे फडणवीस गवर्नमेंट करीब 25,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किया अलग-अलग कामों के लिए। मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा है जो उन्होंने अपने पिछले टर्म में किया था कुंभ मेला के रूप में। अब उसमें ये भी हो सकता है कि आपने जैसे देखा कि यूपी के कुंभ मेला में एक पूरा जो टूरिज्म को पुश मिला, वहाँ की इकोनॉमी को जो पुश मिला, एक वो भी फैक्टर हो सकता है। बट लेकिन ये एक जनरल नैरेटिव जो है, जो थोड़ा-सा अभी देवेंद्र फडणवीस थोड़ा-सा इमेज मेकओवर कर रहा है, वो भी सही है। जहाँ तक उनके ब्रांड की बात है, भई मतलब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर होता चला जा रहा है, मैं कहूँगा। जी। दिनेश शर्मा जानना चाहते हैं, आप पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी सरकार और 4 वर्षों में जो पंजाब की आप सरकार है, उनके कामकाजों को कैसे आंकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं टीवी मीडिया खासकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य की कवरेज में वो कहते हैं पक्षपात साफ दिखता है। सरकार की किसी भी विफलता को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है और सफलताओं को कम करके, ये उनकी राय। देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन अभी इस पे मैं भी कुछ नहीं कहूँ। पंजाब का तो ख़ैर मैं पंजाब आता-जाता रहता हूँ, वहाँ पे हमारे क बहुत सारे कॉलीग्स हैं, तो मैं बोल चुका हूँ पंजाब के बारे में जो कहना था। वेस्ट बंगाल के बारे में मैं काफ़ी दिनों से नहीं गया हूँ वहाँ पे, थोड़ा-सा फील्ड रिपोर्टिंग वहाँ पे ज़रूरत है जाके, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, शायद जल्दी ही जाऊँगा। एक बार वहाँ जाने के बाद ही मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा, कि अभी वही जो इधर-उधर से लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पढ़ी-पढ़ाई बातें मैं कर सकता हूँ। जी। सुमित जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? खासकर जब एकनाथ शिंदे बीएमसी और केडीएमसी में शिवसेना गुट के लिए मेयर पद की मांग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि शिंदे किंग मेकर की स्थिति में है और क्या वे अपनी मांगे मनवा लेंगे? अगर हाँ, तो इसका असर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व और अधिकार पर क्या पड़ेगा? देखिए, थोड़ा-सा इस तरह का राजनीति में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा जितना पुश करना चाहते हो उतना ले लें। फाइनली क्या रिज़ॉल्व होगा मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये मत ही बोले कि यहाँ भी वो क्या करेंगे, या तो मेयर दे दीजिए या फिर स्टैंडिंग कमिटी दे दीजिए, तो कुछ ना कुछ उसमें सेटल हो ही जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए, एकनाथ शिंदे स्ट्रॉन्गर उभरे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग महायुति में देखिए दोनों जो है सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेसेस हैं। एकनाथ शिंदे एक मतलब उनका भी पिछला टर्म में चीफ मिनिस्टर देखेंगे, तो काफ़ी बढ़िया रहा। बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर फडणवीस स्ट्रॉन्ग है वो। एकनाथ शिंदे भी जो अब पूरा जब शिवसेना के पूरे कंट्रोल करने के बाद, वो भी काफ़ी एक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर चेहरा होके उभरे हैं वो, बिकॉज़ उनका टर्म देखा है चीफ मिनिस्टर, काफ़ी बढ़िया रहा। उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस किया था उस समय पे, और वो जनरली माना जाता है कि ये जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस वुमेन के लिए उन्होंने दिया था, इलेक्शन के पहले, वो भी एक विनिंग फ़ॉर्मूला साबित हुआ। तो ख़ैर ठीक है, जो सीट में जो अगर बीजेपी सीएए के सीट्स में जो डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली मतलब बीजेपी को डिनाई नहीं कर सकते, मतलब सीएम सिर्फ नहीं कर सकते थे आप। लेकिन फिर भी शिंदे का ये है कि हमने ठीक है, हम हमारे लीडरशिप में जीते, फिर वो आपने लिया, तो हमें कुछ और इधर मतलब वो बार्गेनिंग चिप्स हैं अभी। कितना कहाँ होता है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी बीजेपी सेना पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, म्युनिसिपैलिटीज़ में सेना की ज़रूरत है बीजेपी को वहाँ पे मतलब कंट्रोल के लिए। अभी भी शिंदे को देखिए, दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग फेसेस हैं, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अब बीजेपी और सेना पे डिपेंडेंस बढ़ गया है। फैक्ट इज़ बीजेपी जो शुरू से ही इस बीजेपी का एक रहा है मिशन कि आप सिंगल मोस्ट डोमिनेंट पार्टी तो बीजेपी हो गई है, लेकिन अभी भी बिना सपोर्ट के फुल मेजॉरिटी के आने की स्थिति में नहीं है।
और तो इसलिए जब शिवसेना जब स्प्लिट हुआ था, तब लग रहा था कि शायद बीजेपी कुछ समय के बाद किसी तरह सेना फिनिश हो जाए। तो एक वो जो एक राइट वाले जो पूरा पॉलिटिक्स और जो वोट बैंक है, टोटल अभी जो स्प्लिट होता है सेना में और बीजेपी में, वो सारी बीजेपी को आ जाएगी और बीजेपी को सेना की जरूरत फिर आगे नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि स्प्लिट होने के बाद एकनाथ शिंदे ने जो है जितना लॉस्ट ग्राउंड था, बहुत सारा कुछ रिकवर कर लिया उन्होंने और वो बहुत ही स्ट्रांगली इमर्ज कर रहा है। तो बियॉन्ड ए पॉइंट बीजेपी उनको कॉर्नर भी नहीं कर सकती है। बीच में देखा आपने डिफरेंसेस देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज जो देख रहे थे, को टसल दिख रहा था कि बीजेपी चाह रही थी कि इनको जो है सो थोड़ा सा नीचे किया जाए और धीरे धीरे रिकवर करें। लेकिन अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में शिंदे का जो परफॉर्मेंस रहा है और जिस तरह से डिपेंडेंस बढ़ा है बीजेपी का उस पर, तो फिर ये अलायंस चलता रहेगा। बीच में भी आप देखेंगे थोड़े से झगड़े, लड़ाई, टसन, बार्गेनिंग, ये सब चलता रहेगा, लेकिन अलायंस में कोई दिक्कत नहीं। दोनों को अभी एक दूसरे की मजबूरी है, साथ में ही जाना पड़ेगा। जी। एक और प्रश्न बीएमसी से ही जुड़ा, रूफ 007 का, वो जानना से वो कहते हैं, उम्मीद थी सबको कि भाजपा बीएमसी चुनाव जीतेगी, सवाल सिर्फ यह था कि जीत कितनी बड़ी होगी, लेकिन ईमानदारी से कहें तो यह जीत काफी फीकी रही। मुंबई में भाजपा से क्या चूक हुई, जबकि राज्य के बाकी नगर निकायों में उनका प्रदर्शन अपेक्षित रहा। देखिए, बीजेपी अकेले तो नहीं जीत सकते थे, क्योंकि 7 सीट्स हैं बीएमसी में। अब 37 लड़ रहे हैं, तो लड़के तो मतलब खुद पे आना नहीं था। वो तो ऑलमोस्ट मतलब आप कहते हैं चमत्कार ही होता अगर उस तरह का कुछ होता तो वो तो होना नहीं था। हाँ, सीट्स की देखें तो थोड़ा सा बीजेपी सेलिब्रेशन जो भी करे, बिकॉज पिछले बीजेपी से जब बीजेपी अलग लग रही थी, बीजेपी को 82 सीट, 82 काउंसिलर्स बीजेपी की। अब फिर से साथ में है, शायद बीजेपी को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि इससे बेहतर बेहतर कर सकते थे वो। लेकिन फिर पूरे महाराष्ट्र में देखें तो जिस तरह का बीजेपी का परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली बीजेपी आई है निकल के। एक आखिरी सवाल हरिओम हमारे जो व्यूअर हैं उनका है। वो कहते हैं, डीके ने अपने पिछले जो पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड में नितिन नवीन की नियुक्ति पर कहा था कि वह भाजपा अध्यक्ष के लिए आरएसएस की पसंद नहीं है, लेकिन नीरजा चौधरी, वो कहते हैं, ने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के बीच एक तरह से दोनों की पसंद है। क्या यह विरोधाभासी नहीं है? पहली बात तो देखिए, नीरजा जी जो है मुझसे बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत वेल रिस्पेक्टेड, और मैं काफी उनको रिस्पेक्ट करता हूं। तो मैं उन वो क्या करी उस पे मैं नहीं कुछ ज्यादा कहना चाहूंगा। लेकिन विरोधाभास ऐसा इस तरह का विरोधाभास नहीं है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आरएसएस को पसंद, आरएसएस का चॉइस नहीं था तो इसका मतलब कि आरएसएस को कंसल्ट नहीं किया गया। अगर आप देखें तो उसमें मैंने यूज किया था कि आरएसएस को इंफॉर्मेशन दिया गया, कंफर्मेशन के लिए नहीं। तो हुआ क्या था, देखिए पूरे जो वो जो अभी जो हम लोगों को जो समझ में आया है इसमें, तो पहले शुरू में एक लिस्ट तैयार हुई थी जिसमें 4 लोगों के लिस्ट थे। पहले लिस्ट की उसमें संघ को कोई आपत्ति था कि चारों में से आप कोई भी ले लीजिए। तब आया प्रधानमंत्री मोदी का इंस्ट्रक्शन कि आपने एक नया लिस्ट तैयार करो जिसमें कि 45 और 55 के बीच के लीडर्स हों, और उसमें जो नाम आए, तो उसके बाद उसमें से इन्होंने नितिन नवीन को इन्होंने चुन लिया। मतलब मैं बीजेपी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। जब ये मोदी कह लीजिए, एचएम शाह का चॉइस कर लीजिए, नितिन नवीन को उन्होंने चुन लिया और फिर संघ को बता दिया गया कि ये हमारा चॉइस है। तो संघ ने इस पे कुछ नहीं बोला कि ठीक है, मतलब अब उसको इसमें विरोधाभास नहीं है। तो ये नहीं है कि संघ ने इनको कहा कि इससे लो। अब इतना लंबा चला नेगोशिएशन होते में, इसको ले उसको नेगोशिएशन होते होते फाइनली जब इतना खिंच गया, तो संघ ने कहा कि ठीक है, आपको जो पसंद है कर लीजिए। तो संघ के पास नाम भेजा गया था, और संघ के इसका ये मतलब ये नहीं कि संघ के चॉइस नहीं है, मतलब संघ को कोई ऑब्जेक्शन फिर नाम पर नहीं हुआ, बिकॉज संघ ने कहा कि अगर आपको जो करना ही है तो आप कर लो। मुझे नितिन नवीन से हम लोगों को ऐसे कोई आपत्ति नहीं है, और वैसे भी नितिन नवीन के फादर जो थे तो जनसंघ में थे, तो आइडियोलॉजिकली भी जो है सो ऐसा कुछ इनका ये नहीं था कि ideological कोई तो होगा कि बैकग्राउंड उसका नहीं है। तो संघ बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं कह सकते हैं,
लेकिन संघ को ऐसा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। तो बहुत ज्यादा इसमें विरोधाभास की बात नहीं है। जी, हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप राज्यों से जुड़े, राजनीति से जुड़े प्रश्न हमें भेज सकते हैं, पूरी कोशिश होगी उनका जवाब दिया जाए अगले एपिसोड।